भारत माँ के हर बेटे को आन तिरंगे की, भारत माँ के हर बेटे को आन तिरंगे की, रखना मान तिरंगे का, रखना शान तिरंगे। नंदन करता हूं साथियों। आज की ऑनलाइन क्लास में हमारा जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा अर्थशास्त्र का परिचय। इससे पूर्व भी ये टॉपिक हम बुला चुके हैं, लेकिन उसमें जो हमारी वॉइस है वो क्लियर ना होने के कारण आपको शायद उसमें कुछ प्रॉब्लम रही हो। पिछले वीडियो में जो आवाज संबंधी परेशानियां आपको आती रही है वो इस वीडियो में नहीं आएंगी, और इसी उद्देश्य को लेकर हमने कहा कि इस वीडियो को फिर से दोबारा से बनाते हैं। आइए शुरू करते हैं आज की अपनी ऑनलाइन क्लास, जिसका शीर्षक है अर्थशास्त्र का परिचय। साथियों, अर्थशास्त्र मनुष्य ज्ञान की वह शाखा है जिसमें व्यक्ति अपने सीमित साधनों से अधिकतम आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु यानी प्रयास करते हैं। वो धन कमाते हैं, उस धन को व्यय करते हैं और उससे अधिकतम संतुष्टि अर्जित करने का प्रयास करते हैं। अर्थशास्त्र दो शब्दों से मिलकर बना है, एक है अर्थ, दूसरा है शास्त्र। यानी अर्थशास्त्र दो शब्द, अर्थ प्लस शास्त्र, दो शब्दों से मिलकर बना है। अर्थ का जो अर्थ होता है, जो मतलब होता है वह है धन, और शास्त्र का जो मतलब होता है उसको हम कहते हैं किसी भी विषय का वैज्ञानिक अध्ययन। यानी शास्त्र का तात्पर्य है वैज्ञानिक अध्ययन। तो इस प्रकार अर्थशास्त्र का अध्ययन होता है, धन का वैज्ञानिक अध्ययन अर्थशास्त्र का मतलब। ठीक है, अंग्रेजी में इसको इकोनॉमिक्स बोलते हैं, जो दो शब्दों से मिलकर बना है। एक है ओइकोस या इकोस, धन, नेमिन। इकोस का अर्थ हुआ घरेलू और नेमिन का अर्थ हुआ बंद, अर्थात घरेलू प्रबंध। ये प्रत्येक ग्रस्त को करना पड़ता है। प्रत्येक ग्रस्त के जो साधन होते हैं सीमित होते हैं। वो अपने जैसे उसका कपड़ा हुआ, जैसे उसका अन्न हुआ, जैसे उसकी आय हुई, सब सीमित है। तो सीमित आय से वो अपने अनंत आवश्यकताओं को पूरा करने का प्रयास करता है। तो उसको जो है एक प्रबंध जो है वो करना होता है। इतनी अधिक परिभाषाएं हो गई है, परिभाषाओं की इतनी अधिकता हो गई है कि बारबरा बूटन, प्रोफेसर J.M. किल्स, जैकब वाइनर इत्यादि अर्थशास्त्रियों ने भिन्न भिन्न बातें इन परिभाषाओं को लेकर की हैं। जैसे बारबरा बूटन ने लिखा है, जहां कहीं 6 अर्थशास्त्री आकृतित होते हैं वहां उनके द्वारा प्रतिपादित अर्थशास्त्र की 7 परिभाषाएं होती है। अर्थात अर्थशास्त्री 6 और परिभाषाएं 7। समझ गए ना? यानी एक अतिरिक्त परिभाषा और आ जाती है। वो कहां से आती है? 6 परिभाषा तो 6 यानी अर्थशास्त्री अलग अलग दे रहे हैं, और 7वीं जो परिभाषा होती है उन सबकी परिभाषाओं का निष्कर्ष होती है। ठीक है, इसी प्रकार J.M. किल्स ने कहा है कि राजकीय अर्थव्यवस्था अथवा अर्थशास्त्र ने अपनी परिभाषाओं से अपना गला घोट लिया है। मतलब इतनी अधिक परिभाषा हो गई कि अर्थशास्त्र ने अपना गला घोट लिया। एक बार जैकब वाइनर से कहा गया अपने विज्ञान की परिभाषा दीजिए। कहा जैकब वाइनर से कहा गया अपने विज्ञान की परिभाषा दीजिए, तो पता उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा अर्थशास्त्र वह है जो अर्थशास्त्री करते हैं। अर्थशास्त्र वह है जो अर्थशास्त्री करते हैं। मतलब क्या हुआ इसका? इसका मतलब यह हुआ कि जैकब वाइनर ने परिभाषा देने की जरूरत ही नहीं समझी। अर्थात परिभाषा उपेक्षित, लेकिन परिभाषा तो होनी चाहिए। एरिक रोल ने क्या कहा? अगर हम वैज्ञानिक अध्ययन करना चाहते हैं तो उसकी परिभाषा का ज्ञान होना बहुत जरूरी है। किसी भी विषय का अगर हम वैज्ञानिक अध्ययन करना चाहते हैं तो उसकी परिभाषाओं का ज्ञान होना जरूरी है। जिस प्रकार हमें उस खेत की सीमाओं का ज्ञान होना जरूरी है जिस पर हम खेती करने जा रहे हैं, उसी प्रकार
विषय की परिभाषाओं का ज्ञान होना भी जरूरी है। समझ गए? चलिए अब अर्थशास्त्र की परिभाषाओं की तरफ चलते हैं। अर्थशास्त्र की समस्त परिभाषाओं को हम 4 शीर्षकों में बांट रहे हैं। पहला धन संबंधी परिभाषाएं, दूसरा मानव कल्याण केंद्रित परिभाषाएं, तीसरा साधनों की सीमित संबंधी परिभाषाएं, चौथा विकास केंद्रित परिभाषाएं, और साथ में ही प्रोफेसर जे.के. मेहता की जो परिभाषा आवश्यकता रहित अवस्था से संबंधित है उसका अध्ययन हम अलग से करें। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। धन संबंधित जो सबसे पहला वर्ग हमारा है संबंधी परिभाषाओं का या धन केंद्रित परिभाषाओं का, इनमें प्रोफेसर एडम स्मिथ का नाम प्रमुख है। प्रोफेसर एडम स्मिथ की जो पुस्तक है एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन, यानी राष्ट्रों के धन के स्वरूप एवं कारणों की खोज, इस पुस्तक का प्रकाशन 1776 में हुआ था। ये पूरा नाम है इस पुस्तक का। ये पुस्तक जो है एडम स्मिथ ने लिखी है, एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन, अर्थात राष्ट्रों के धन के स्वरूप एवं कारणों की खोज। देखिए 1776 में इस पुस्तक का प्रकाशन हुआ, याद रखिए यही वो पुस्तक है जिसके प्रकाशन से अर्थशास्त्र सब्जेक्ट का जन्म होता है। उससे पहले अर्थशास्त्र एक स्वतंत्र विषय नहीं था। अर्थशास्त्र स्वतंत्र विषय नहीं था। अर्थशास्त्र को हम कहते थे पॉलिटिकल इकोनॉमी, अर्थात राजनीतिक अर्थशास्त्र, अर्थव्यवस्था। ठीक है, राजनीतिक अर्थव्यवस्था, राजकीय अर्थव्यवस्था, पॉलिटिकल इकोनॉमी शब्द से प्रयोग में लाते थे। लेकिन एडम स्मिथ की ये पुस्तक है इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन, 1776 में ये पुस्तक प्रकाशित हुई है, और इस पुस्तक के प्रकाशन के साथ ही अर्थशास्त्र का जन्म हुआ है। और इसी कारण से प्रोफेसर एडम स्मिथ को क्या कहते हैं, फादर ऑफ इकोनॉमिक्स कहते हैं, यानी अर्थशास्त्र का जन्मदाता अथवा पिता कहलाते हैं एडम स्मिथ। अब इनकी परिभाषा पर चर्चा करते हैं। देखिए एक स्थान पे इन्होंने लिखा है अर्थशास्त्र धन का विज्ञान। क्या लिखा है? अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है, ये लिखा है साहब इन्होंने। एक जगह पर क्या लिखा है? अर्थशास्त्र धन का विज्ञान। ठीक है, और दूसरे स्थान पर इन्होंने क्या लिखा है? अर्थशास्त्र वह विज्ञान है जो राष्ट्रों के धन के स्वरूप एवं कारणों की खोज करता है। ठीक है, अर्थशास्त्र वह विज्ञान है जो राष्ट्रों के धन के स्वरूप एवं कारणों की खोज करता है। याद कर लीजिए। प्रोफेसर जेबी से वाकर सीनियर, जो कि एडम स्मिथ के शिष्य हैं, इन्होंने भी अर्थशास्त्र को धन के विज्ञान के रूप में परिभाषित किया। क्या कहा है इन्होंने कहा है, जेबी ने क्या कहा है? अर्थशास्त्र ज्ञान की वह शाखा है जो धन से संबंधित। ठीक, वाकर ने क्या कहा है? अर्थशास्त्र वह विज्ञान है जो धन अथवा संपत्ति की विवेचना करता है। ठीक है, और सीनियर ने क्या कहा है? सीनियर की परिभाषा है राजकीय अर्थशास्त्र द्वारा प्रतिपादित विषय सुख नहीं अपितु धन है। ठीक है ना, जितने भी अर्थशास्त्री हैं धन 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 की रट लगाए रखे। ठीक है, अर्थात इन सारे अर्थशास्त्रियों ने धन पर आवश्यकता से अधिक बल दिया है। इन्होंने धन को साध्य और मनुष्य को, धन को साध्य और मनुष्य को साधन माना है। अब साधन और साध्य का भेद समझ लीजिए। जैसे मान लीजिए हमें कहीं जाना है, टेम्पो से जा रहे हैं, और हमें मान लीजिए 5-7 किलोमीटर दूर एक कोई गांव है, वहां जाना है, तुम टेम्पो से जाते, तो टेम्पो हमारे जाने के लिए साधन है और हम साध्य हैं क्योंकि हमको जाना है।
अगर टेम्पो साध्य बन जाए और हम साधन बन जाएं तो इसका मतलब यह होगा कि टेम्पो को वहां जाना है और हमें लेके जाना है, यानी हम टेम्पो को सिर पर उठा के वहां ले जाएंगे। अब ये है ना कि धन हमारे लिए या हम धन के लिए, मतलब अगर धन हमारे लिए है तो वो साधन है, ठीक है, और यदि हम धन के लिए हैं तो वो साध्य है। जब इन्होंने धन को साध्य मान लिया, उद्देश्य मान लिया, तो क्या हुआ? 8-8 घंटे की जगह मजदूरों से 18-18 घंटे उद्योगपतियों ने, व्यवसायियों ने, उद्यमियों ने कार्य करवाया, और 8 घंटे की मजदूरी थी, 10 घंटे की मजदूरी उनकी हड़प ली, शोषण हुआ। एक और बात, इन्होंने एक ऐसे मनुष्य की कल्पना कर ली जो यानी आर्थिक है, अर्थात जिसका प्रत्येक कार्य है स्वार्थ से प्रेरित होकर, यानी धन के इच्छा से प्रेरित होकर संचालित होता है। क्या समाज में ऐसे ही होता है कि प्रत्येक व्यक्ति धन के लिए जीता, धन के लिए मरता? धन की धन ही धन, धन ही नहीं ना, करुणा है, दया है, त्याग है, बहुत सारे गुण हैं, मानवोचित गुण हैं। अगर हम आर्थिक मनुष्य बन जाएंगे तो हम मुंशी प्रेमचंद की कहानी में वो डॉक्टर चड्ढा है ना, जो मांत्रिक के बेटे को देख ही नहीं रहा है, खेलने जाना है, उसे पैसे से मतलब है, जानता है कि बुढ़ा कुछ नहीं दे पाएगा, खेलने जाना चला जाता है, खेलने उसका पुत्र मर जाता है, तो वो तो एक आर्थिक मनुष्य हो गया ना, समझ गया ना, आर्थिक मनुष्य। डॉक्टर के पास मरीज जा रहा है, डॉक्टर कह रहा है पहले फीस दे तब देखूंगा, उसका उद्देश्य तो आर्थिक हो गया ना, वो यानी कि एक आर्थिक मनुष्य हो। तो ये भी, इन्होंने भी एक आर्थिक मनुष्य की कल्पना कर ली जिसके सारे कार्य धन से संचालित। समझ गए? जो परिभाषा इन अर्थशास्त्रियों ने दी उसमें धन को भी संकीर्ण अर्थ में इन्होंने प्रयोग भी किया। इन्होंने केवल भौतिक वस्तुओं को धन माना, जैसे चीनी है, चावल है, घी है, साबुन है इत्यादि, कपड़े हैं, इनको धन माना, और सेवाओं को धन में सम्मिलित नहीं किया, जैसे डॉक्टर की सेवाएं, नर्स की सेवाएं, वकील की सेवाएं, ठीक है। तो धन को भी संकीर्ण अर्थ में इन्होंने यूज में लिया है। बस न्याय धन पर आवश्यकता से अधिक जोर दिया इन्होंने, और इसी का परिणाम हुआ कि किसी ने इसको कुबेर की विद्या कहा अर्थशास्त्र को, किसी ने इसको रोटी मक्खन का शास्त्र कहा, कलाइल रोटी मक्खन का शास्त्र, और किसी ने इसको घृणित विज्ञान कहा। जब इस प्रकार की आलोचनाएं अर्थशास्त्र की हो रही थी तब प्रोफेसर मार्शल ने अर्थशास्त्र को एक नवीन दृष्टिकोण में परिभाषित किया, जिसका नाम है कल्याण केंद्रित दृष्टिकोण, या कल्याण से संबंधित परिभाषा है, या मानव कल्याण केंद्रित परिभाषा। आइए अब प्रोफेसर मार्शल की परिभाषा पर विचार करते हैं। प्रोफेसर मार्शल ने मानव कल्याण केंद्रित रूप में मानव कल्याण केंद्रित परिभाषाएं या मानव कल्याण संबंधी परिभाषाएं, तो प्रोफेसर मार्शल ने परिभाषित किया मानव कल्याण के रूप में। उनकी जो पुस्तक है, जिनका प्रकाशन 1890 में हुआ था, 1890 में, 1776 एडम्स में, 1890 कौन? मार्शल की पुस्तक, क्या नाम था? प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स, अर्थशास्त्र के सिद्धांत, ये पुस्तक है इसकी, मार्शल की। प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स, ठीक है, ये पुस्तक है ये मार्शल की।
इस पुस्तक में धन संबंधी परिभाषाओं की आलोचना की मार्शल ने, जो मैंने आलोचना आपको समझाई कि एक काल्पनिक व्यक्ति की कल्पना कर ले जिसका उद्देश्य धन कमाना है। इन्होंने क्या किया, धन संबंधी परिभाषाओं ने, इन्होंने मनुष्य को साधन और धन को साध्य बताया। एक आर्थिक मनुष्य की कल्पना की, धन पर आवश्यकता से अधिक बल दिया, धन में केवल भौतिक वस्तु को धन में सम्मिलित किया, सेवाओं को यानी नर्स की, डॉक्टर की, वकील की, शिक्षक की, इनकी सेवाओं को धन में नहीं समाना। यही सारी आलोचनाएं मार्शल और उनके अनुयायियों ने धन संबंधी परिभाषाओं की और बाद में उन्होंने अपनी परिभाषा दी। तो मार्शल ने अपनी पुस्तक यानी अर्थशास्त्र सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स में अर्थशास्त्र को परिभाषित किया है। उनकी एक पुस्तक और इंडस्ट्री ऑफ इकोनॉमिक्स, पहले मैं उसकी परिभाषा आपको बता रहा हूं। उसमें उन्होंने कहा कि राज्य के अर्थव्यवस्था अथवा अर्थशास्त्र जीवन के साधारण व्यवसाय में सामान्य सामाजिक वास्तविक मनुष्य की आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन है। यह बताता है मनुष्य किस प्रकार धन कमाता है और किस प्रकार उसे व्यय करता है। एक और तो ये मनुष्य की आर्थिक क्रियाओं से संबंधित है, दूसरी ओर जो अधिक महत्वपूर्ण है, मनुष्य के अध्ययन का एक भाग है। यह परिभाषा थी, ये थी उनकी परिभाषा औद्योगिक अर्थशास्त्र में दी हुई। बाद में प्रोफेसर मार्शल ने प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स में परिभाषा दी है और उसमें उन्होंने कहा है, क्या कहा है कि अर्थशास्त्र जीवन के साधारण व्यवसाय का अध्ययन है। इसमें व्यक्तिगत और सामाजिक क्रियाओं के उस भाग की जांच की जाती है जिसका भौतिक सुखों के साधनों की प्राप्ति तथा उपभोग से अत्यधिक घनिष्ठ। ठीक है, इन परिभाषाओं को आप याद कीजिए। उसके बाद इनके जो शिष्य हैं प्रोफेसर कैनन, प्रोफेसर पिंगू, उन्होंने भी अर्थशास्त्र को परिभाषित किया है। प्रोफेसर पिंगू ने कहा है अर्थशास्त्र आर्थिक कल्याण का अध्ययन है। आर्थिक कल्याण सामाजिक कल्याण का वह भाग है जिसे प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप में द्रव्य के अर्थात मुद्रा के द्रव्य के मापदंड से मापा जा सके। ये परिभाषा पिंगू की है। क्या कहा उन्होंने, अर्थशास्त्र आर्थिक कल्याण का अध्ययन है। आर्थिक कल्याण सामाजिक कल्याण का वह भाग है जिसे प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप में द्रव्य के मापदंड से मापा जा सके। इसी प्रकार कैनन ने अर्थशास्त्र को परिभाषित करते हुए कहा है, क्या कहा है कि राज्य के अर्थव्यवस्था अर्थशास्त्र का उद्देश्य उन सामान्य कारणों की खोज करना है जिसमें मनुष्य का भौतिक सुख निर्भर है। इन सब ने कल्याण करते थे, बोले धन पे नहीं, धन तो मनुष्य के लिए है, ठीक है, ना कि मनुष्य धन के लिए। धन का उद्देश्य यह है कि वो मनुष्य का कल्याण करे। हम मार्शल की परिभाषा की अगर विशेषता करते हैं, व्याख्या करते हैं, तो उन्होंने कहा है जीवन के साधारण व्यवसाय। साधारण व्यवसाय से मार्शल का क्या अभिप्राय था, इसको स्पष्ट तो उन्होंने नहीं किया, लेकिन उनके जो अनुयायी हैं उन्होंने बताया कि उपभोग, उत्पादन, विनिमय, वितरण और राजस्व, ये जो इनकी ओर इंगित करता है जीवन का साधारण व्यवसाय वाक्यांश। ठीक है, जीवन के साधारण व्यवसाय में अर्थात अर्थशास्त्र की विषय वस्तु की ओर ध्यान देना है। और अर्थशास्त्र की विषय वस्तु यानी अर्थशास्त्र रूपी वृक्ष की 5 शाखाएं हैं भाई। पहला है उपभोग, याद रखिएगा, उपभोग पहला है। दूसरा है उत्पादन, तीसरा है विनिमय, सब इसी क्रम में याद रखेंगे। फिर है वितरण और बाद में है राजस्व। ये एक वृक्ष है अर्थशास्त्र रूपी। इसकी 5 शाखाएं हैं। सबसे पहले उपभोग, फिर उत्पादन, फिर विनिमय, फिर वितरण, फिर राजस्व। कंजप्शन, प्रोडक्शन, चेंज, डिस्ट्रीब्यूशन एंड पब्लिक फाइनेंस, लोक वित्त। समझ में आ गया? 5 शाखाएं। तो जीवन के साधारण व्यवसाय से उन्होंने अर्थशास्त्र की विषय वस्तु की ओर इंगित किया।
फिर उन्होंने कहा है अर्थशास्त्र जीवन के साधारण व्यवसाय में सामान्य सामाजिक वास्तविक मनुष्य की। अब ये सामान्य सामाजिक और वास्तविक मनुष्य क्या होता है? सामान्य व्यक्ति तो वो होता है जो मतलब हम हमारी और आपकी तरह है, ठीक है, जो दिवालिया नहीं है, जो पागल नहीं है, वो व्यक्ति कैसा है? सामान्य है। जिसने नशा नहीं कर रखा वो व्यक्ति कैसा है? सामान्य है। समझ गए ना? तो हम सामान्य व्यक्ति की क्रियाओं का अध्ययन करते हैं, सामान्य व्यक्ति की क्रियाओं का अध्ययन नहीं करते। जिसने नशा कर रखा है, जो पागल है, उसकी क्रियाओं का अध्ययन नहीं करते। फिर उसके बाद उनका सामान्य सामाजिक। सामाजिक व्यक्ति कौन होता है? सामाजिक व्यक्ति हम हैं, आप हैं, हम समाज में रहते हैं। और समाज से बाहर कौन रहता है? साधु संत समाज से बाहर रहते हैं। चोर उचक्के डकैत, इनको सामाजिक नहीं मानते। समझ गए? फिर उन्होंने कहा है वास्तविक मनुष्य। और वास्तविक मनुष्य भी हम हैं, आपको। तो वास्तविक मनुष्य कौन है? शक्तिमान, स्पाइडरमैन, फैंटम, भूत, पिशाच, ब्रह्म राक्षस, मत्स्य कन्या, वो आदि मछली आदि कन्या, ये क्या है? काल्पनिक हैं, वास्तविक नहीं है। वास्तविक मनुष्य हम हैं। समझ आएगा? यानी हम क्या करते हैं? अर्थशास्त्र जीवन के साधारण व्यवसाय में सामान्य व्यक्ति, सामाजिक व्यक्ति और वास्तविक व्यक्ति की आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन है। अब बात आर्थिक क्रिया की है। आर्थिक क्रिया किसे कहते हैं? आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन है ना। तो आर्थिक क्रिया किसे कहते हैं? आर्थिक क्रिया वह क्रिया होती है जिसका उद्देश्य धन कमाना होता है। समझ में आ गया? जैसे जैसे एक व्यक्ति जो है ना, हमारे विद्यालय से चला गया, बहुत अच्छा वॉलीबॉल का प्लेयर। अब वो विद्यालय में आता है, विद्यालय में बच्चे वॉलीबॉल खेलते हैं तो वो भी उनके साथ खेलता है, उनको खेलना सिखाता है। बदले में कोई क्रिया नहीं मिल रही, कोई पैसा नहीं मिल रहा, बदले में उसको कोई पारिश्रमिक नहीं मिल रहा। तो उसके द्वारा किया गया ये कार्य अनार्थिक कार्य है। और हमारे विद्यालय के फिजिकल इंस्ट्रक्टर हैं, वो बच्चों को खेलना सिखाते हैं, बच्चों के साथ खेलते भी हैं, बदले में उनको पारिश्रमिक मिलता है। तो ये आर्थिक क्रिया है। समझ गए ना? आर्थिक क्रिया वह क्रिया होती है जिसका उद्देश्य धन कमाना है। अभी मैं जो क्रिया कर रहा हूं ये कैसी है? अनार्थिक क्रिया है। क्यों? मेरा उद्देश्य धन कमाना नहीं है। ठीक है? एक पंडित जी होते हैं, पूजा करने आते हैं, दक्षिणा पाते हैं, उनके द्वारा किया गया ये कार्य आर्थिक है। और यदि हम घर में बैठ के घंटी हिला रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, भगवान जी की आरती गा रहे हैं, तो हमारे द्वारा किया गया यही कार्य अनार्थिक। समझ गए? तो आर्थिक और अनार्थिक। तो क्या बताया उन्होंने? जीवन के साधारण व्यवसाय में सामान्य सामाजिक वास्तविक मनुष्य की आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन है अर्थशास्त्र। ये बताता है कि मनुष्य किस प्रकार धन कमाता, किस प्रकार कमाता धन। यानी 6 तरीके हैं धन कमाने के। उत्पादन की जो विधियां हैं, मैं उत्पादन वाले टॉपिक में बताऊंगा, लेकिन यहां बता रहा हूं स्थान परिवर्तन, रूप परिवर्तन, ज्ञान के द्वारा, है ना, समय परिवर्तन, ठीक है, इत्यादि 6 हैं इनके द्वारा उत्पादन होता है। मतलब मनुष्य किस प्रकार धन कमाता है और किस प्रकार से व्यय करता है, किस प्रकार व्यय करते हैं। ये तो सभी धन व्यय कर देते हैं, तो किसी के हाथ कुछ भी भेजे तो खर्च कर देते, लेकिन ऐसे में तो मजा नहीं आएगा। खर्च कैसे करते हैं ये बताता है अर्थशास्त्र। यदि हम सब सीमांत के उपयुक्त राशि नियम के आधार पर व्यय करें तो हमें अधिकतम उपयुक्तता प्राप्त होगी। एक और तो ये मनुष्य के अध्ययन से संबंधित है, मनुष्य की आर्थिक क्रियाओं से संबंधित है, मनुष्य जो आर्थिक क्रिया करता है उससे संबंधित है। दूसरी और जो अधिक महत्वपूर्ण है, मनुष्य के अध्ययन का एक भाग है, आगे ये मार्शल की परिभाषा, मार्शल की परिभाषा की आलोचना देखते हैं। मार्शल की परिभाषा सरल है, स्पष्ट है, व्यवहारिक है, इसको सुविधापूर्वक रूप से समझा जा सकता है। लेकिन रॉबिन्स ने मार्शल की परिभाषाओं की आलोचना की। ठीक है? मार्शल की परिभाषा
तो अर्थशास्त्र को कहती है विज्ञान भी है, आदर्श विज्ञान भी है, वास्तविक विज्ञान भी है, और साथ कला भी है। ठीक है, लेकिन प्रोफेसर रॉबिन्स जो है ना, उन्होंने दीपक सर इनको हर्षल को उन्होंने कहा कि अर्थशास्त्र का संबंध चाहे जिससे हो, कल्याण से उसका कोई नहीं है ना। बोले मार्शल की जो परिभाषा है वर्ग कारणी है, सामाजिक व्यक्ति की क्रियाओं का अध्ययन करती है, सामाजिक व्यक्ति आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन करती है, अनार्थिक क्रियाओं का अध्ययन करती है। साधारण व्यवसाय का अध्ययन है, असाधारण व्यवसाय का। तो ये वर्ग जो होती है ना, वर्ग कारणी परिभाषाएं जो इस प्रकार के वर्ग करती हैं, सामाजिक है सामाजिक, आर्थिक अनार्थिक, है ना, वास्तविक है वास्तविक, सामान्य है सामान्य, इस प्रकार की परिभाषाओं को अच्छा नहीं माना। ठीक है, आगे रविश ने कहा कि अर्थशास्त्र में हम प्रत्येक व्यक्ति की आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन करते हैं। सभी व्यक्ति की क्रियाओं का अध्ययन होता है, चाहे वो समाज में रहता है अथवा समाज से बाहर। और यही नहीं, उन्होंने यहां तक कहा कि मतलब कल्याण से कोई लेना देना नहीं। बहुत सी वस्तुएं ऐसी होती हैं जो अर्थशास्त्र के अध्ययन में जिनका अर्थशास्त्र में अध्ययन होता है, लेकिन वो कल्याण नहीं करती, अकल्याण करती। जैसे शराब है, नशीली दवाइयां वगैरह, नशे से संबंधित चीजें कल्याण काम करती हैं, तो समाज को हानि पहुंचाती है। उन्होंने कहा कि अर्थशास्त्र जो है विशुद्ध विज्ञान है, विज्ञान है। इसका जो है मतलब इसको हम विशुद्ध विज्ञान माने। अर्थशास्त्र को एक वैज्ञानिक की भांति नियमों और सिद्धांतों का प्रतिपादन करना चाहिए और लागू करने का कार्य नीति शास्त्रियों को छोड़ देना चाहिए। रॉबिन्स का विचार है। ठीक है, और मार्शल क्या कहते हैं? मार्शल कहते हैं अर्थशास्त्र एक सामाजिक विज्ञान है। विज्ञान तो है लेकिन सामाजिक है। अर्थात आदर्श विज्ञान भी है, सामाजिक यानी कि वास्तविक विज्ञान भी है, दोनों है, और कला भी है। जैसे पीनू ने क्या कहा है कि अर्थशास्त्र का उद्देश्य केवल मस्तिष्क संबंधी अटखेलियां खेलना नहीं है, अपितु उसका महत्व इस बात पर निहित है कि वो व्यवहार का दास और नीति शास्त्र का स्वामी है।